हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बीएफएम के शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। अभी हम 40 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। 41 पॉइंट्स से हम स्टार्ट करते हैं। अ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू सेंटर्स इज आल्सो नोन एज सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मैंने आपको समझा दिया था कि बीएससी से आपने खरीदा और एनएससी में बेच दिया, या एनएससी से खरीदा बीएससी में बेच दिया, तो आर्बिट्रेज है जहाँ की हम प्रॉफिट के लिए बेच देते हैं। तो जब हम दो सेंटर्स में ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहलाएगा। और अगर मान लो दो सेंटर से ज़्यादा में करते हैं तो क्या कहलाएगा? इट वुड बी कॉल्ड एज कंपाउंड और 3 पॉइंट आर्बिट्रेज। ठीक है, ये 42 एंड पार्ट में है। अब देखिए 43 पॉइंट क्या कहता है। फॉरेक्स ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फॉरेक्स डीलर का काम क्या होगा? आपसे डील्स बुक करेगा, बैक ऑफिस और मिड ऑफिस। 44th पॉइंट देखो, तो फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस functions एज अ सर्विस ब्रांच टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ अनदर ब्रांच। सिंपल सी बात है कि जो आपका फॉरेक्स डीलिंग रूम होगा वहाँ पे आप करेंसीज बेचेंगे खरीदेंगे। ठीक है। 45th पॉइंट क्या है? फॉरेक्स डीलर हैज टू मेंटेन टू पोजीशंस, फंड पोजीशन और करेंसी पोजीशन। फंड पोजीशन इन द सेंस कि कितना हमने यूएस डॉलर खरीद के रखा हुआ है और कितना बेचना है, तो उस तरह की फंड पोजीशन। करेंसी मीन्स वही है कि आपका कौन सी करेंसी खरीद रखी है। जैसे जीबीपी खरीदा है, यूएस डॉलर वगैरह खरीदा है, तो वो करेंसी पोजीशन में आता है। 46 पॉइंट देखेंगे, आपका फंड्स पोजीशन रिफ्लेक्ट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। फंड्स पोजीशन बेसिकली क्या होता है कि कितना हमारे पास फंड है, कितना चला गया, कितना बेचा, कितना खरीदा। बैक ऑफिस का काम क्या है? वो टेक केयर ऑफ करेगी प्रोसेसिंग ऑफ डील्स की, अकाउंट्स की रिकॉन्सिलेशन करेगी, चेकिंग ओवर रोल्स ऑफ दी डीलर्स की, कहीं उन्होंने गलत एंट्री तो नहीं डाल दी है, वो सब चीज़ें बैक ऑफिस चेक करता है। 48 पॉइंट देखें, मिड ऑफिस वो क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट करता है। जैसे कोई रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, कुछ सेंड करना है, तो वो सब चीज़ काम कौन करेगा? मिड ऑफिस करेगा। अब देखेंगे 49 पॉइंट, द मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद द डीलिंग ऑपरेशंस आर। कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? देखो, पहला है ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क कैसे हो सकता है? मान लीजिए डीलर को बोला कि 10 करेंसी खरीदो और उस 10 यूएस डॉलर खरीदो और उसने खरीद दिए 15, तो क्या हो गया? आपके पास में ज़्यादा हो गया अमाउंट, तो ये ऑपरेशन रिस्क है। एक्सचेंज रिस्क इन द सेंस, आपने यूएस डॉलर 10 रुपये के हिसाब से खरीदा और मार्केट में उसका रेट 5 रुपये पे आ गया, तो एक्सचेंज रिस्क हो गया, आपका लॉस। क्रेडिट रिस्क ये हो गया कि आपको समय पे पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे आपको फ़ोन करके बोल दिया डीलर को कि आप जो है 100 यूएस डॉलर खरीद दो, और बाद में फिर क्लाइंट आता नहीं है। सेटलमेंट रिस्क क्या होता है बेसिकली कि आपका ये किसी कंट्री के साथ में सेटलमेंट, जैसे अगर करेंसी वगैरह का है तो ये चीज़ है। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली यही कि आपको टाइम से पैसा ना मिलना। अब बात करते हैं गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क की। गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क में वही है कि आपका इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन हो जाना। जैसे मान लो आपने हाउस लोन दिया 30 लाख का और डिपॉजिट उसके अगेंस्ट में है, आपके पास है नहीं उतना। तो अगर, क्योंकि हाउस लोन तो रीपे होने में टाइम लगेगा और लोन आपका चल ही रहा है, और कोई आपसे अगर 30 लाख रुपए वापस लेने आ गया, तो फिर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ेगा और उस कस्टमर को देना पड़ेगा। मार्केट रिस्क बेसिकली क्या है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करें, वही है, अगर क्रैश होगी तो फिर क्या होगा? सारी स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। लीगल रिस्क बेसिकली क्या है कि जो आपका कोई लीगल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जैसे कि कई बार कोई कंपनी, कोई कंट्रीज होती हैं वो बैन लगा देती हैं किसी चीज़ पे। जैसे मान लो अभी पीछे हुआ था कि रैनबैक्सी के कुछ प्रोडक्ट्स से उनके ऊपर बैन लग गया था, तो उसकी वजह से भी उनके शेयर्स नीचे आ गए थे। कंट्री रिस्क बेसिकली क्या है कि किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई वॉर होगी, है तो फिर उनमें प्रॉब्लम आती है। सॉवरेन रिस्क क्या है? ये सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि रिसेशन आया तो बहुत सारी कंट्रीज अफेक्टेड होती है, तो वो सॉवरेन रिस्क है। 50th पॉइंट देखें, द ऑपरेशन रिस्क इज अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। ये ध्यान रखना, ह्यूमन ऑपरेशन रिस्क हमेशा ह्यूमन एरर की वजह से ही होता है। फ्रेंड्स, मान लो जैसे आपने टाइपिंग करी, 10 की जगह 15 कर दी, तो वो फिर वो ह्यूमन एरर हो गई ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो वो सब ऑपरेशन रिस्क है। 51 क्या कहता है? द एक्सचेंज रिस्क इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। ठीक है। 51 वाला रिस्क, 51 पॉइंट यही कहता है कि एक्सचेंज रिस्क में बेसिकली क्या है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में रेट्स कम हो गए, तो वो एक्सचेंज रिस्क का प्रॉब्लम है। क्रेडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू 52 इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस ऑफ द काउंटर पार्ट टू मीट द ऑब्लिगेशंस। ठीक है। 53 क्या करता है? क्रेडिट रिस्क इज क्लासिफाइड टू प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रिस्क। मतलब अगर सेटल नहीं हो रही है कोई डील, तो वो क्रेडिट रिस्क को अराइज कर सकती है। प्री सेटलमेंट रिस्क क्या है? फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयर बाय एक्सपोजिंग द अदर पार्टी टू
over cover the transaction at the ongoing market rates. सेटलमेंट रिस्क बेसिकली क्या है, फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी है. 56 लिक्विडिटी रिस्क, पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटीज टू ड्रेन. ये जो मैंने आपको हाउस लोन का एग्जांपल दिया है वो लिक्विडिटी रिस्क में आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, गैप रिस्क या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क. 57 पॉइंट पे आ जाइए. ये बेसिकली क्या होगा, एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट की वजह से होगा. 58 में क्या है कि मार्केट रिस्क कहता है एडवर्स मूवमेंट ऑफ मार्केट्स की वजह से होता है. 59 क्या कहता है, लीगल रिस्क. लीगल रिस्क बेसिकली क्या है कि नॉन एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है. 68 में क्या कहता है, सिस्टमिक रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक टू फेल. सिस्टमिक रिस्क बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई बैंक फेल हो गया है तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अभी पीएमसी बैंक में हुआ था, तो वो सिस्टमिक रिस्क का एग्जाम्पल है. 61 में आएंगे कंट्री रिस्क. कंट्री रिस्क मैंने आप बताई दिया, किसी कंट्री में अगर वॉर वगैरह हो गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है. सॉवरेन रिस्क में तो ऑल ओवर कंट्री, जैसे कि रिसेशन इज एग्जाम्पल. और आपका 63 में देखिए, आरबीआई प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर ऑथराइज्ड डीलर्स परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज हैंडल फॉरेन करेंसीज. ठीक है, आरबीआई ने परमिशन दी है कि ऑथराइज्ड डीलर्स को वो क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज और ट्रांजेक्शन वगैरह में डील करेंगे. 65th पॉइंट देखो, द आरबीआई इशू करता है लाइसेंसेज ऑथराइज्ड डीलर्स को टू अंडरटेक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस. 66 point, RBI also has also issued money changer license to a large number of established firms. कई फॉर्म्स को क्या है, मनी चेंजर लाइसेंस दे रखा है. जैसे मान लो आप यूएस डॉलर लेके जाओगे वहाँ पे तो वो आपको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस दे देंगे. 68 सेवन्थ में क्या आता है, फुल फ्लैज मनी चेंजर्स, वो तो नोट्स कॉइन्स और ट्रेवलर चेक वगैरह करेंगे. 68 रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स एंटाइटीज, वो क्या करेंगे, सिर्फ फॉरेन करेंसी आपसे खरीद लेंगे और इंडियन रुपीस आपको दे देंगे. 69 ऑथराइज डीलर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, डील फॉरेन एक्सचेंज में ही डील करेंगे. अलग अलग कैटेगरी के ऑथराइज डीलर्स होते हैं, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और 3. नेक्स्ट देखिए 70th पॉइंट पे आइए, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फेडाई प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर द गेम ऑफ मार्केट ऑपरेशन, मर्चेंट रेट्स, कोटेशंस, डिलीवरी रेट्स, हॉलीडे, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट्स, हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्स, ट्रांजिट पीरियड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल्स एंड अदर रिलेटेड इशू. फेडाई क्या करता है, रूल्स गाइडलाइंस वगैरह बनाता है इन सब के लिए. ठीक है. 71 देखिए, एक्सपोर्ट बिल्स ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी परचेज डिस्काउंटेड नेगोशिएटेड मस्ट बी क्रिस्टलाइज इनटू इंडियन रुपी. ये कौन से रेट से होंगे, टीटी सेलिंग रेट से होंगे. फ्रेंड्स, ये जो टीटी सेलिंग बाइंग रेट ये सो है, ये आपको सब न्यूमेरिकल्स में ही क्लियर होगा. अभी सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ लो कि अगर कोई बिल है आपका फॉरेन करेंसी में, उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होगा तो वो टीटी सेलिंग रेट पे चार्ज होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर एक्सपोर्ट बिल्स है ऑन द 30th कस्टमर टू कस्टमर बट कैन नॉट एक्सीड 60 डेज, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर जो है उसको बिल को क्रिस्टलाइज हो जाना चाहिए. साइड बिल्स ड्रॉन अंडर एलसी, आईएलसी नहीं है वो, एलसी है सिर्फ, वुड बी क्रिस्टलाइज ऑन द 10th डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिसिप्ट इफ नॉट येट पेड. 10वें दिन तक हो जाएगा ये. ऑल फॉर 74th देखेंगे, ऑल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी फॉर अ डेफिनेट अमाउंट फॉर स्पेसिफाइड डिलीवरी रेट्स. पावर कॉन्ट्रैक्ट सारे क्या होंगे, एक स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट्स के, उनमें पहले डेट्स पहले ही लिखी होगी. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव मैच्योर्ड एंड हैव नॉट बीन पिक्ड वुड बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली ऑन द 7th वर्किंग डे आफ्टर द मैच्योरिटी डेट. ठीक है. 76 देखिए, ऑल कैंसिलेशन शैल बी एट अपोजिट टीटी रेट्स, मतलब टीटी सेलिंग रेट पे परचेज कॉन्ट्रैक्ट और टीटी बाइंग रेट पे सेल कॉन्ट्रैक्ट्स. ये जो ये बाइंग रेट सेलिंग रेट है ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में ही समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा. 77 पे आइए, ऑल करेंसीज टू बी कोटेड पर यूनिट फॉरेन करेंसी इक्वल्स टू जेपीवाई, इंडोनेशियन रुपए, केनियन शीलिंग कोटेड एज 100 यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कुछ करेंसीज होती हैं वो इनडायरेक्ट रेट में कोट होती हैं. अब एक ये टॉपिक पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग. अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स बीएफएम के शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटा सा टॉपिक बीच में आ गया ये डेरिवेटिव्स का, उसके बारे में देख लेते हैं. डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमारा कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉस होने वाला होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एग्जांपल है जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स और फ्यूचर्स.
एक दो बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आया है वो यही आया है कि इन सबको दिया हुआ था और पूछा हुआ था कौन सा जो है डेरिवेटिव का पार्ट नहीं है। तो ये मगअप कर लेंगे आप, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन स्वैप, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स और फ्यूचर्स वगैरह ये सब डेरिवेटिव्स का पार्ट है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट विद फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन लॉस। रिस्क बेसिकली क्या है कि कोई आपने सोचा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आप गाड़ी तेज चला रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो जाएगा, आपने सोचा नहीं था और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक रिस्क है। तो ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है कि आपने यूएस डॉलर सोचा कि बहुत सारे ले लेता हूँ कि कल को इसका रेट बढ़ेगा, कोई न्यूज़ आपने सुन रखी थी, लेकिन उसका अपोजिट हो गया, गिर गए, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब इसमें कहता है थर्ड पॉइंट में कि कॉमन रिस्क जो कि फेस करता है बैंकिंग फॉरेक्स ऑपरेशंस, तो वो देखेंगे क्या है। एक्सचेंज रिस्क होता है, सेटलमेंट है, टेम्पोरल रिस्क, हर्स्ट्राइट रिस्क नेम्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द बैंकर्स हर्स्ट्राइट इन जर्मनी। आपको पता है हर्स्ट्राइट जर्मनी में ये जो बैंक फेल हुआ था ये बेसिकली क्यों हुआ था, टाइम जोन डिफरेंसेस, सेटलमेंट रिस्क की वजह से हुआ था, तो तब से इसका नाम ही हर्स्ट्राइट रिस्क बोल दिया गया है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, लिक्विडिटी रिस्क, कंट्री रिस्क, या फिर आपका सोवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, ये सारे तरह के अलग अलग रिस्क हैं जो कि आपके फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आइए, मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स में रिजल्ट इन लॉस फॉर द डीलर्स ओपन पोजिशन। मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपने यूएस डॉलर लेके जमा कर लिया है या फिर आपका एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन हो गया तो उससे डीलर को लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं रखना है। तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन बोल देते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है ये। अब सिक्स पॉइंट पे आइए, कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क बेसिकली क्या है, इज अ डायनेमिक और कैन बी कंट्रोल बाय फिक्सिंग कंट्री लिमिट। मतलब कंट्री रिस्क को आप कैसे रोक सकते हैं, कंट्री लिमिट फिक्स कर देना आपने कि इस कंट्री का हमने इतना यूएस डॉलर खरीदना है या इतना जीबीपी खरीदना है, तो उससे कंट्री रिस्क थोड़ा बहुत लिमिट हो जाता है। सॉवरेन रिस्क में तो क्या है कि आप डिस्क्लेमर क्लॉज लगा सकते हैं, उसी से ही आप बच सकते हैं। ऑपरेशन रिस्क कंट्रोल कैसे करेंगे कि आप अपने काम को चेक करेंगे, जैसे मान लो डीलर उसमें डाटा फीड करता है तो वो क्रॉस चेक करा जाए, तो तभी बचा जा सकता है। आरबीआई हैज इशूड इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। आरबीआई ने क्या करा है कि इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस इशू करी है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए। आपको पता है कि गाइडलाइंस वगैरह कौन इशू करता है फॉरेक्स ट्रेड के लिए, तो वो फेडाई करती है, लेकिन आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, ठीक है। टेंथ पॉइंट देखेंगे, वेरियस डीलिंग लिमिट्स आर एज फॉलोज। ओवरनाइट लिमिट मतलब रात में आपने कितना रखना है, डे लाइट लिमिट मतलब डे में कितनी करेंसी खरीद के रखनी है, गैप लिमिट्स मंथ में या इंटर मंथ में कितना रखना है, काउंटर पार्टी मतलब दूसरी कंट्री में कितना देना है, एक सिंगल कंट्री को कितना देना है, तो उस सब की आपने लिमिट फिक्स करके रखनी होती है ताकि जो है आप लॉस से बच सकें। डीलर लिमिट, डीलर की भी लिमिट फिक्स कर देते हैं कि वो ऑपरेटिंग आवर्स में इतने से ज़्यादा का परचेज या सेल नहीं करेगा। स्टॉप लॉस लिमिट, जैसे कि मान लो आप कोई शेयर खरीदते हैं 90 रुपये का, तो आप एक स्टॉप लॉस सोच लेते हैं कि ये अगर 85 आ गया तो मैं इसको बेच दूंगा, कि इससे नीचे का लॉस नहीं लूंगा। सेटलमेंट लॉस रिस्क लिमिट, ये भी लिमिट कर सकते हैं। डील साइज लिमिट, ये सारे तरह के आप जस्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टेक्स ओवर द सेटलमेंट फॉर विच इट क्रिएट्स अ लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड अ सेटलमेंट गारंटी फंड। ये जो सीबीएलओ की एक मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, तो वो एक बार देख लेना, तो उससे आपको सीसीआईएल का रोल समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली नहीं परचेज करना चाहते मार्केट से, वो इनडायरेक्टली परचेज करते हैं सीबीएलओ के थ्रू। तो सीसीआईएल क्या होता है, इसमें बीच में एक मीडिएटर बनता है, तो वो क्या करता है, एक सेटलमेंट गारंटी फंड बना लेता है जहाँ से अपने पार्टिसिपेंट्स को पैसा देता भी है और लेता भी है। तो इसका फुल फॉर्म है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 12th पॉइंट में दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म। तो वो वो क्या कराता है, सेटलमेंट कराता है तो एक दूसरे करेंसीज को, ठीक है। ये आपको देखो सीबीएलओ लिख दिया ना यहाँ पे नीचे, तो ये सीबीएलओ में सीसीआईएल काम करता है और ये फॉरेक्स में भी डीलिंग करता है, ठीक है। 13 पॉइंट देखिए, 6 कोर प्रोमोटर्स फॉर सीसीआईएल, कौन कौन से प्रोमोटर हैं, एसबीआई बैंक है, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक, ये सारे डेरिवेटिव, तो ये सारे सिक्स क्या हैं, इसके कोर प्रोमोटर हैं सीसीआईएल के। 14 देखो, अ सिक्योरिटी हुज प्राइस डिपेंड्स ऑन डिराइव्ड अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं अंडरलाइन, तो इन क्या बोलते हैं एक
डेरिवेटिव्स बोल देते हैं, ठीक है, किसी सिक्योरिटी जिसकी की प्राइस जो है किसी और पे डिपेंड करे ताकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट होए। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो जो कि आपके रिवीजन करने के काम आएंगे, तो होप आपको ठीक लगेगा ये। थैंक यू फ्रेंड्स।